Good evening. Good evening, friends. Class 11th, BST, Chapter 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। Chapter 1 में अभी तक हमने पढ़ा है कि देयर आर मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने डिवाइड किया इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जहां पैसे कमाने हैं, पैसे बनाने हैं, वेल्थ क्रिएट करना है, जहां प्रॉफिट कमाना ही हमारा मकसद है, एक्सपेंशन ग्रोथ हमारा मकसद है। और उस बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम जो भी कर रहे हैं वो इनकम जनरेट वेल्थ क्रिएट करने के लिए, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। भाई पैसे चाहिए। जबकि अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो वहां हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। वहां उस काम को करके हमें खुशी मिलती है, हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। आउट ऑफ लव, सेंटिमेंट्स, इमोशन, वो काम हम करते हैं। हम सोसाइटी के लिए कुछ करके खुश है। सड़क मान लो भी पूरा सड़क पे पानी भरा हुआ था, मैंने उसको साफ किया और बड़ी मुझे खुशी हुई कि भाई अभी जो लोग यहाँ पे रुक जा रहे थे, पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कत हो रही थी, बड़ा अच्छा हो गया। मैं मंदिर जब गई तो वहां देखा कि कुछ वृद्ध लोग, कुछ छोटे बच्चे भूखे नंगे इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने उनको खाना खिलाया, मुझे खुशी मिली। मेरे दोस्त को डेंगू हो गया, उसने कहा भाई बकरी का दूध कहाँ से मिलेगा, मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा रुक, अरेंज करके देता हूँ। अब उसके लिए 20 किलोमीटर दूर गए, वहां गांव में मुझे बकरी मिली और वहां से मैंने बोला कि भैया हर दिन बहुत कम ही तो कम से कम 100 ग्राम 200 ग्राम, जो भी बकरी का दूध कम होता है, जो भी मिले। अब ये सारे काम देखो, इसमें कहीं भी पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि वहां से दूध खरीद के ला रहे हैं हम और यहाँ आके बेच रहे हैं उसको 1000 रुपए किलो। तो अपने दोस्त के लिए ये करना, चैरिटी करना, खाना बनाना। जैसे फैमिली में अगर हम खाना बनाए और उस खाने को खा के अगर मेरे फैमिली मेंबर खुश है और वो बोल रहे हैं खाना तो बड़ा अच्छा बना है, तो कितनी खुशी मिलती है। ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, इससे कोई पैसे नहीं कमाते। अब क्या हम उनको प्लेट ले जाके ऐसे बोलते हैं क्या ये लोग खाने का प्लेट 250 रुपए प्लेट हुए? नहीं बोलते है ना बेटा। तो जब आप जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी हम लोगों के लिए सुबह सुबह उठ के खाना बनाती है, हमारे कपड़े प्रेस करती हैं, घर का बर्तन धुलती हैं। तो जो हम आउट ऑफ लव, सेंटिमेंट, इमोशन करते हैं, जिस काम को करने पे कोई पैसा नहीं मिलता, कोई इनकम जनरेट नहीं होता, कोई वेल्थ क्रिएट नहीं होता, कोई पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन वो काम करके बड़ी खुशी है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। जो पैसे के लिए करेंगे, सब्जी वाला सब्जी का ठेला लगा रहा है, वो पैसे कमा रहा है। फल वाला फल बेच रहा है, पैसे कमा रहा है। मेडिकल शॉप वाला दवाइयां बेच रहा है, पैसे कमा रहा है। डॉक्टर साहब फी ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पैसे कमा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने फर्दर डिवाइड किया बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। हमने कहा भाई बिजनेस में रिस्क है पर रिटर्न भी ज्यादा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी है, प्रॉफिट कमाएंगे। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, जिस दिन शुरू किया उसी दिन बिजनेस शुरू हो गया, जिस दिन सोचा उसी दिन बिजनेस शुरू हो गया। और जब कल हम जाएंगे इस दुनिया से तो ट्रांसफर करके जाएंगे इंटरेस्ट। प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए थी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए था। जो प्रोफेशनल बॉडी ने हमारी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब किया वो होना चाहिए था, स्किल होनी चाहिए थी, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, तो ही हम वो काम कर सकते थे। हम कभी भी अपने बच्चे को अपना प्रोफेशन नहीं देके जा सकते अनलेस एंड अनटिल कि उसने भी वो प्रोफेशन, वो डिग्री कंप्लीट की हो, उसके पास भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। लिटिल रिस्क, लिटिल इन्वेस्टमेंट। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं, मिलना ही मिलना है। कभी सैलरी के नाम पे मिले, कभी बोनस के नाम पे मिले, कभी ग्रेचुटी के नाम पे मिले, कभी पीएफ के नाम पे मिले,
कभी ईएसआई के नाम पे मिलना ही मिलना है, देना नहीं, जाना नहीं, कुछ करना नहीं। अब उसके बाद हमने कहा कि बिजनेस एक्टिविटी दो तरीके की हो सकती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री तीन हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड की बातें करेंगे। लास्ट क्लास में उसकी पूरी कहानी हमने देखी, पूरी कहानी। आज कहानी में लिखना क्या है और इस चैप्टर को खत्म करना है, ये आज आपके क्लास का मकसद है कि चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th BST विल बी कंप्लीटेड टुडे। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं बिजनेस एक्टिविटी को। बिजनेस एक्टिविटी को फर्दर हमने डिवाइड किया इंडस्ट्री और कॉमर्स में। इंडस्ट्री क्या भैया? इंडस्ट्री इट रेफर्स टू एन एक्टिविटी which convert the raw material into useful product। रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, जहां ये सारी एक्टिविटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इंडस्ट्री। यानी ये क्रिएट करता है फॉर्म या यूटिलिटी आप बोल सकते हैं। इट इज used to refer to a group of firm producing similar or related goods। अब देखो सिमिलर गुड्स, अगर हम क्लॉथ बनाते हैं, आप भी क्लॉथ बनाते हैं, मिस्टर बी भी क्लॉथ बनाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम एक इंडिविजुअल फॉर्म है, वो इंडिविजुअल फॉर्म है, वो इंडिविजुअल, लेकिन इन सबको अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहां कपड़े बन रहे हैं। दूसरा है सीमेंट। अगर एसीसी सीमेंट बना रहा है, अंबुजा सीमेंट बना रहा है, अडानी सीमेंट, अडानी ने अक्वायर कर लिया एसीसी अंबुजा को, तो सीमेंट की बहुत सारी कंपनी, अगर इंडिविजुअली बोलेंगे तो फर्म, और एक साथ बोलेंगे कि ये क्या बना रहे हैं तो ये सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यानी फर्म्स को जब हम एक साथ बोलते हैं, इकट्ठा बोलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलने लगते हैं बेटा? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंडस्ट्री फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। अगर आप इंडस्ट्री को आगे डिवाइड करेंगे तो इंडस्ट्री हो सकती है प्राइमरी, इंडस्ट्री होगी सेकेंडरी, और इंडस्ट्री होगी टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में इसने क्या बोला बेटा? इट इंक्लूड्स those industries which are concerned with extraction of natural resources and reproduction of living species। They can be classified into 2 categories। हमने कहा प्राइमरी इंडस्ट्री इजी है, ई का मतलब एक्सट्रैक्टिव और जी का मतलब जेनेटिक। ई नाम ही एक्सट्रैक्टिव, यानी हम नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा। मान मुझे स्टील बनाना है तो उसके लिए मुझे आयरन ओर चाहिए, तो आयरन ओर कहां से मिलेगा? माइनिंग करेंगे, जमीन से मिलेगा, तो यानी हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मुझे फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर के लिए टिम्बर चाहिए, टिम्बर के लिए कहां जाना पड़ेगा? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से लाएंगे टिम्बर, यानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए मछली, तो अब मछली के लिए हम या तो समुद्र में जाए या तो हम रिवर में जाए। तो जब हम नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव। तो एक्सट्रैक्टिव क्या होता है भैया? दोज विच involve extraction of something from natural resources such as mineral from earth, fish from sea और timber from forest। और जेनेटिक क्या होता है? व्हाट इज जेनेटिक? The industries involved in the activities of rearing, breeding and breeding of living organism। जैसे प्लांट को नर्सरी में उगा रहे हैं, आप हाइब्रिड बना रहे हैं, 2 पौधों को मिला के एक बना रहे हैं। जैसे आम है तो एक आम ऐसा हो जो कि कम टाइम में भी हो, ज्यादा फल भी दे, तो 2 आम की वैरायटी को मिला के और एक नई वैरायटी बना देना। हम जो है जानवरों को पालते हैं, हम बर्ड्स को बहुत, आप देखिएगा कुछ लोग डक पालते हैं, कुछ लोग जो है
है, मुर्गी उर्गी पालन करते हैं, पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, या हम डेयरी के लिए जो है डेयरी प्रोडक्ट के लिए बेटा गाय भैंस बकरी वगैरह पालते हैं, तो इसी को बोल रहे हैं जेनेटिक इंडस्ट्री, जहां हम उनको रिप्रोड्यूस करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को और कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। These industries involved in the activities of rearing and breeding of living organisms, जैसे birds, plants, animals, उनको बोलते हैं जेनेटिक। जैसे मिल्क कैटल से, ठीक है, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, प्लांट्स इन नर्सरी, ग्रोइंग फिश, हम आर्टिफिशियल पॉन्ड वगैरह बना के बेटा वहां मछली पालन करते हैं ना, बोलते हैं हम पीसी कल्चर कर रहे हैं, तो ये क्या है जेनेटिक। मतलब जब नेचुरल रिसोर्सेज से आप निकालेंगे तो उसको बोलेंगे हम एक्सट्रैक्टिव, और जब हम एनिमल्स प्लांट बर्ड वगैरह को रियर करके रिप्रोड्यूस करके कुछ बनाएंगे तो उसको बोलेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या हुआ, दो चीजें होंगी, जहां हम कुछ एक्सट्रैक्ट करें नेचुरल रिसोर्सेज से, या जहां हम प्लांट एनिमल वगैरह को बर्ड्स वगैरह को ब्रीडिंग करके रियरिंग करके उनसे कुछ प्रोडक्ट निकाले तो उसको बोलेंगे जेनेटिक। ईजी है प्राइमरी, ईजी है एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक। दूसरा बेटा आगे बढ़ो सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री में इसने कहा कि जहां हम प्रोडक्ट बनाएंगे विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इट मेक्स यूज ऑफ, हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वो मटेरियल जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में निकाला, मतलब हम जैसे नेचुरल रिसोर्सेस हम आयरन ओर निकाले हैं, टिम्बर, अब उन्हीं को हम फिनिश्ड गुड्स में बदलेंगे, जैसे फर्नीचर या स्टील मैन्युफैक्चरिंग। हमने कॉटन लिया प्राइमरी से, कॉटन, अब उसके ऊपर प्रोसेसिंग वगैरह करके और उससे बना देंगे कपड़े सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो इट मेक्स, ये क्या करता है बेटा, इट मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट which are extracted and produced by primary industry as their raw material and produces finished goods। जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग तो सेकेंडरी है, अभी स्टील मैन्युफैक्चरिंग में आयरन ओर का लगना जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से आया था। दो तरीके का होता है बेटा आपका सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकता है और कंस्ट्रक्शन हो सकता है। सेकेंडरी दो, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी दो हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में बनाएंगे, दे आर इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे या कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स और उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, तो उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। दे फॉर्म या क्रिएट यूटिलिटी, टिम्बर से फर्नीचर बना दिया, आयरन से स्टील बना दिया, सुगर केन से सुगर बना दिया, कॉटन से आपने क्लॉथ बना दिया, तो इस तरीके से आप बना रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। दो तरीके का गुड्स बनाएगा ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे गुड्स दैट कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, जो आपने बनाया और डायरेक्टली कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। बोल रहा है जैसे जैसे आपने सॉप बनाया, ऑयल बनाया, आपने क्लॉथ बनाया, ब्रेड बनाया और डायरेक्टली वो कंज्यूमर कंज्यूम कर ले रहा है। आपने सॉप बनाया वो यूज कर रहा है, तेल बना रहे वो यूज कर रहा है, क्लॉथ बना रहे वो पहन रहा है, ब्रेड बना रहे वो खा रहा है, तो कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स में हम मशीन बनाएंगे, टूल बनाएंगे और उन टूल को यूज करके कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे बेटा। तो मैन्युफैक्चरिंग दो गुड्स बनाता है, कंज्यूमर और आपका इंडस्ट्रियल।
कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है कंज्यूमर, जबकि इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब वो मशीनरी प्लांट टूल्स जिनका यूज करके हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। देखो, मशीन टूल्स इक्विपमेंट प्लांट्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार तरीके की होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार तरीके की होती है। पहली होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल, जहां हम क्या करेंगे, बेसिक रॉ मटेरियल को हम डिफरेंट पार्ट में तोड़ेंगे, ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट। हम यहाँ बेसिक रॉ मटेरियल को डिफरेंट पार्ट में तोड़ देंगे और उससे गुड्स बनाएंगे अलग अलग। जैसे क्रूड ऑयल को आप एनालाइज कर रहे हैं, उसको डिफरेंट पार्ट में तोड़ रहे हैं और हर पार्ट से कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे क्रूड ऑयल से हम पेट्रोलियम भी बनाते हैं, डीजल भी बनाते हैं, केरोसिन भी बनाते हैं, गैसोलीन भी बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल। मतलब इन्होंने क्या कहा बेटा, इन्होंने कहा कि सेकेंडरी इंडस्ट्री दो होंगे, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग दो तरीके का गुड्स बनाएंगे, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चार तरीके के हो सकते हैं, एनालिटिकल, असेंबली, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग। एनालिटिकल में क्या कहा कि बेसिक रॉ मटेरियल को तोड़ देंगे डिफरेंट पार्ट में और उससे अलग अलग फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे। जैसे क्रूड ऑयल को हमने जब तोड़ दिया डिफरेंट पार्ट में, एक पार्ट पेट्रोलियम हो गया, दूसरा डीजल, तीसरा केरोसिन, गैसोलीन, ईटीसी। दूसरा है बेटा मैन्युफैक्चरिंग में सिंथेटिक इंडस्ट्री। दूसरा क्या है, सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक में क्या करते हैं बेटा, two or more material are mixed to manufacture some new product। अब यहाँ दो या दो से ज्यादा मटेरियल को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे सीमेंट बनाना है तो वेरियस केमिकल्स को मिला के बना रहे हैं, सॉप बनाना है, हमें सेंट बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को मिक्स करके और एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, सिंथेटिक। सॉप हो गया, पेंट हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, सीमेंट हो गया। तीसरा है बेटा असेंबली। तीसरा क्या बोलो, असेंबली। असेंबली में क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स को कंबाइन करते हैं, वेरियस फिनिश्ड गुड्स को कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे 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 हमें ये कंप्यूटर सिस्टम बनाना है तो इसके लिए मॉनिटर खरीदेंगे, सीपीयू खरीदेंगे, यूपीएस खरीदेंगे, माउस खरीदेंगे, कीबोर्ड खरीदेंगे और इन सबको असेंबल करके और बन गया कंप्यूटर सिस्टम। वैसे ही व्हीकल बनाना है तो उसके लिए हम लेंगे टायर, उसके लिए लेंगे हम इंजन, उसके लिए हम लेंगे बॉडी और सबको असेंबल करके और क्या बना देंगे, व्हीकल। असेंबली। असेंबली और सिंथेटिक में क्या अंतर दिखा बेटा, सिंथेटिक में हमने वेरियस केमिकल्स या प्रोडक्ट को मिला के नया प्रोडक्ट बनाए लेकिन उसको अलग नहीं कर सकते। असेंबली में हम वेरियस फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक जगह मिला के और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि ये सेपरेट सेपरेट भी बेचे जा सकते हैं। एंड लास्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होगा बेटा, हियर रॉ मटेरियल इज द प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अब रॉ मटेरियल ले लो कॉटन, उसके ऊपर बहुत प्रोसेसेस से गुजरेंगे, थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड को कलर करेंगे, उसको और प्रोसेसिंग करके कन्वर्ट करेंगे कि वो अब क्या का थ्रेड होगा, लिनेन होगा, कॉटन होगा, पॉलिस्टर होगा और तब जाके उससे हम बनाएंगे क्लॉथ। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को वेरियस प्रोसेसेस से गुजारेंगे और फिर उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल टेक्सटाइल है, आयरन स्टील है, शुगर इंडस्ट्री है। और सेकेंडरी में दूसरा नाम आता है कंस्ट्रक्शन का। दे आर कंसर्न्ड विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, रोड्स। दे आर प्रोडक्ट ऑफ, दे यूज, ये क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को यूज करके हम इसको बनाते हैं। ये फिक्स प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा। एक बार इसको आप रीड करें तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये फिक्स प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में जो बनाया था ना उसका यूज किया। आप सीमेंट बना लिए मैन्युफैक्चरिंग में, ब्रिक बना लिए मैन्युफैक्चरिंग में, रॉड्स बना लिए, अब उनको यूज करके कंस्ट्रक्शन करेंगे, उनको यूज करके रोड बनाएंगे, डैम बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे। इनकी खासियत क्या है कि हमेशा फिक्स्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। यूनिक फीचर है कि देयर प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट। ये जो बना दिए ना तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं ना मार्केट में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे रोड बना दिए तो क्या रोड मार्केट में लेके जाओगे, डैम मार्केट में लेके जाओगे। और तीसरा है टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री मतलब सर्विस इंडस्ट्री है बेटा। ये जो है हेल्प करते हैं इन दी एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री बताइए वेरियस टाइप ऑफ सर्विस। वेरियस टाइप ऑफ सर्विस क्या है, 5 होते हैं बेटा। इनको प्यार से हम लोग बोलते हैं बिटवा। क्या बोलते हैं, बिटवा। बिटवा। बी मतलब बैंकिंग। अब मुझे इंडस्ट्री लगानी है, अब मुझे लोन चाहिए, एडवांस चाहिए, तो कहाँ जाएंगे भाई, जाएंगे बैंकिंग सिस्टम के पास जाएंगे, बैंक देगा मुझे लोन। दूसरा होता है इंश्योरेंस। दूसरा होता है इंश्योरेंस। अब मान लो जो सामान बना रहे हैं वो कहीं चोरी ना हो जाए, डिस्ट्रक्ट ना हो जाए, कोई उसको डकैती ना कर ले, आग ना लग जाए, तो हम रिस्क कवर करते हैं, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस। हमें मदद करता है मैरिन इंश्योरेंस कराने में, फायर इंश्योरेंस कराने में। तीसरा है बेटा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। अब हम सामान झारखंड में बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। ये क्यों, कैसे हो पा रहा है, ये ट्रांसपोर्ट के कारण, कम्युनिकेशन के कारण हो पा रहा है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग, बिटवा। बी हो गया बैंकिंग, आई हो गया इंश्योरेंस, टी हो गया ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यू हो गया वेयर हाउसिंग। अब जब हम सामान बना रहे थे बेटा तो हमने सामान ज्यादा बनाया, क्योंकि आपको पता है कि जब हम थोक में सामान बनाते हैं तो जो पर यूनिट कॉस्ट हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट, वो कम पड़ता है हमें। तो हमने थोक में सामान बना लिया। अब सामान बना तो लिया पर उसको ठीक से कहीं रखना तो होगा, नहीं तो वो भी तो खराब होने लगेगा। बात तो सही है। तो वेयर हाउसिंग मदद करेगा स्टोरेज में। एंड लास्ट वन इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, अब तुमने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया लेकिन दुनिया को पता ही नहीं, तो दुनिया खरीदेगी कैसे। अब आप देखते हैं ना बेटा, कोको कोला का एडवर्टीजमेंट करवाना है तो फिल्म स्टार को हायर करते हैं, लक्स का एडवर्टीजमेंट करवाना है तो करीना कपूर को हायर कर रहे हैं। तो यानी कि एडवर्टीजमेंट तो दुनिया को बता, अभी आपको ठंडा तेल का प्रचार करना है तो आप क्या किसको हायर करते हैं, अमिताभ बच्चन को, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ये जो है टर्सरी, इनको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ये मदद करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी को स्मूथ फंक्शनिंग में, इनको प्यार से बोलते हैं बिटवा। जिस भी बच्चे को समझ में आया बिटवा क्या है, आप टाइप करिए चैट बॉक्स में कि क्या है टर्सरी इंडस्ट्री। बिटवा, BITWA, बिटवा। बी हो गया बैंकिंग, आई हो गया इंश्योरेंस, टी हो गया ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यू हो गया वेयर हाउसिंग, ए हो गया एडवर्टीजमेंट। यानी इंडस्ट्री में हमने सामान बनाया, प्राइमरी में हमने एक्सट्रैक्ट किया, जेनेटिक किया, सेकेंडरी में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया, टर्सरी में उनकी मदद करी। आगे बढ़ते हैं कॉमर्स। देखिए कॉमर्स, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच हेल्प directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। बना दिए, बेचिए अल्टीमेट कंज्यूमर को, कॉमर्स। No use of producing goods unless and until these goods are reaches the ultimate consumer। हमारे सामान बनाने का मकसद क्या है बेटा, कंज्यूमर को बेचना, सेटिस्फाई करना। सामान हमने बहुत अच्छा बनाया, उस तक पहुंच ही नहीं पाया, ऐसे सामान का मतलब क्या है।
कॉमर्स हेल्प करता है, कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, मदद करता है कॉमर्स, हिंड्रेंस, लोगों की दिक्कत ना आए तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर तक, कंज्यूमर को प्रोड्यूसर तक पहुंचा दे, प्लेस की दिक्कत ना आए, ट्रांसपोर्ट मदद करेगा, प्लेस की दिक्कत ना आए, टाइम की दिक्कत ना आए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है बेटा जो सीजनल है, जो पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन यूज तो पूरे साल किए जाते हैं, तो वो दिक्कत ना आए, एक्सचेंज की दिक्कत ना आए, इसके लिए बैंक है, रिस्क की दिक्कत ना आए, इसके लिए इंश्योरेंस है, लोगों को जानकारी की दिक्कत ना आए, इसके लिए एडवर्टीजमेंट है। क्लासिफिकेशन, कॉमर्स को दो भाग में बांटेंगे, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, ट्रेड और जो ट्रेड में मदद करे। ट्रेड का मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। व्हाट इज ट्रेड? इट इज बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान खरीदना बेचना इज द ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द ट्रेड। मैन्युफैक्चरर जो है बेटा, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को कनेक्ट करता है ट्रेडर। ट्रेड दो तरीके का हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदिन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। कंट्री का जो हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसी के अंदर सामान खरीदना बेचना इज द इंटरनल ट्रेड। ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड भी बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। होम ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड है, मतलब होम करेंसी चलेगी, रुपया चलेगा, होम करेंसी रुपीस इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये दो तरीके का हो सकता है, होलसेल और रिटेल। होलसेल मतलब बल्क में सामान खरीद लो, रिटेलर मतलब स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदो। तो होलसेल एंड रिटेल। होलसेल क्या होता है बेटा? व्हाट इज होलसेल? होलसेल ट्रेड, इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। जब हम थोक में सामान खरीदते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं, लार्जर सामान खरीदते हैं, तो इसको बोलते हैं होलसेल। होलसेल, होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली, कहां से? डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। डायरेक्टली होलसेलर मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है और इसको रिटेलर को बेचता है। ये स्पेशलिस्ट होते हैं वन लाइन में। अब थोक में सामान खरीदना है तो बहुत सारे सामान नहीं खरीद सकते हैं ना, तो एक ही सामान ज्यादा खरीदेंगे। मेंटेन करेगा लार्जर स्टॉक, अब इसके लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए। रिटेल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल खरीदना है तो सब कुछ रखेंगे, थोड़ा 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 वेराइटी। यानी होलसेल, होलसेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक सामान कौन पहुंचाता है? रिटेलर। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है बेटा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट। ज्योग्राफिकल लिमिट के बाहर सामान खरीदना बेचना इज द एक्सटर्नल ट्रेड। यहाँ दो या दो से ज्यादा देश इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व होगा, आपको बहुत सारे रूल रेगुलेशन मानने होंगे, वेरियस रूल रेगुलेशन। तीन तरीके का होता है बेटा एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंट्रीपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जब हम इंडिया से सामान बाहर भेजेंगे, इंडिया से सामान इंडिया के बाहर भेजना इज द एक्सपोर्ट। इंडिया के बाहर से इंडिया में सामान मंगाना इज द इंपोर्ट। और इंट्रीपोर्ट क्या होता है? हम सामान मंगवाएंगे लेकिन होम कंजम्पशन के लिए नहीं, एक्सपोर्ट के लिए, तो इसको बोलेंगे इंट्रीपोर्ट। क्या होता है? चलो देखो, एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री, सेल्स ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री, जिससे हमारा वहां से करेंसी, अब सामान भेजेंगे अमेरिका, वहां से अगर डॉलर, तो फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। इंपोर्ट, सामान मंगाएंगे बाहर से इंडिया में, हम जनरली इंपोर्ट क्या करते हैं बेटा? टेक्नोलॉजी, इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। और एंट्री पोर्ट क्या है? व्हाट इज एंट्री पोर्ट? इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। सामान मंगाए,
एक्सपोर्ट करने के लिए, होम कंजम्पशन के लिए नहीं, तो इसको बोलते हैं इंट्रीपोर्ट। मदद क्या करते हैं बेटा ट्रेड में? एड्स और ऑक्सिलरी टू ट्रेड कौन है, क्या कौन कौन से सर्विसेज हैं जो हमें ट्रेड में मदद करते हैं? वही बिटवा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट। अब सामान खरीदना बेचना बेटा, खरीदने के लिए पैसे चाहिए, होलसेल में लार्ज क्वांटिटी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहां से आएंगे? बोरो करेंगे, बैंक जाएंगे। सामान कहीं दूर से मंगा रहे थे बेटा, सामान दूर से मंगा रहे थे, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। सामान अमेरिका से आ रहा था, इंग्लैंड से आ रहा था, समुद्र में आ रहा था, मैरिन इंश्योरेंस कराना होगा, रास्ते में खराब ना हो जाए, डूब ना जाए। ट्रांसपोर्ट, फ्रेट, वो मदद करता है, शिप है तभी तो सामान आ पा रहा है बेटा। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, और ये एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेशन। बिजनेस रिस्क लास्ट टॉपिक है, इसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो भी 12 मिनट का दिया है। इसके लिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो बिजनेस रिस्क का दिया हुआ है, एक बार जल्दी से सुन लीजिए, चैप्टर खत्म हुआ। इट रेफर्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। रिस्क क्या है? बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, ये जितना सोचा है उतना प्रॉफिट नहीं होगा, यही तो रिस्क है। तो इट रेफर्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो हमारे कंट्रोल में था ही नहीं। बिजनेस रिस्क अराइज होता है अनसर्टेनिटी के कारण, होगा ही, कम या ज्यादा होगा पर होगा ही। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करेगा नेचर। अब मान लो फैशन इंडस्ट्री में, फैशन में रोज चेंज आता है, तो यहाँ पे ज्यादा चांस है कि रिस्क ज्यादा है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है पार्ले जी, क्या रिस्क है भाई? तुम जब से पैदा हुए और जब मरोगे तब तक सेम पार्ले जी आ रहा है भाई। लार्जर इंडस्ट्री में ज्यादा रिस्क है, ज्यादा पैसा लगाया तो ज्यादा नुकसान होगा ना, प्रॉफिट बड़ा होगा। सामान बहुत बना लिया, बिक गया तो बहुत प्रॉफिट, तो नहीं बिका तो पूरा लॉस भी। तो लार्जर इंडस्ट्री में ज्यादा लॉस होगा। और प्रॉफिट जो है, ये जो हम लॉस बियर कर रहे हैं उसके बदले कुछ मिलेगा रिवॉर्ड, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। कारण क्या है बिजनेस रिस्क होने का? नेचुरल कॉज, नेचुरल इंडिपेंडेंट है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फेमीन आ गया, खत्म हो गया, नेचुरल। ह्यूमन, हमारे लोग बेईमान हो जाए, हमसे नाखुश हो जाए, राइट पे चले जाए, रोज दंगा फसाद में लग जाए, बीड़ी पी के कहीं फेंक दे, हमारे बिजनेस सीक्रेट को कहीं बता दे, तो नुकसान। इकोनॉमिक कॉज में मार्केट चेंज के कारण, मार्केट में कंडीशन चेंज हो जाए, लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, प्राइस चेंज हो जाए, तो जो रिस्क होगा दैट इज द इकोनॉमिक रिस्क। एंड आज लास्ट वन इज फिजिकल, वॉर डिक्लेयर हो जाए, हमारा जो मशीन वगैरह था वो बस्ट कर जाए, बॉयलर बस्ट कर जाए, फिजिकल। नेचुरल कॉज हो सकते हैं, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, फिजिकल। इनको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है बिजनेस रिस्क को, तो 12 मिनट का और वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इन्हीं की बारे में बात की। और इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ बीएसटी का, क्लास 11। अगर आपको क्लासेस मेरी अच्छी लगती हो तो मोर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। दूसरा चैप्टर शुरू करने जाएंगे हम लोग, जिसका नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।